गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मरीन इंश्योरेंस के केस में आज हमारा टॉपिक रहेगा असाइनमेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। असाइनमेंट की जहाँ तक बात है तो हम ये बात पहले भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्लियर कर चुके हैं कि अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के राइट्स किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। तो जब हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के राइट्स किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे हम असाइनमेंट कहेंगे। और ये असाइनमेंट जो है वो एक प्रॉपर तरीके से होगा, और चाहे वो एक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट के थ्रू हो। और उसके अलावा अगर एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए जिस इंश्योरेंस जिस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस है, अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफ़र कर देते हैं लेकिन उसके पॉलिसी का कोई उसमें सीन नहीं रहता। मान लीजिए हमने सब्जेक्ट मैटर तो दे दिया किसी पर्सन को, लेकिन पॉलिसी से रिलेटेड राइट्स ट्रांसफ़र नहीं किए, तो वो असाइनमेंट नहीं माना जाएगा। असाइनमेंट होगा आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अधिकार सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। तो इसे हम असाइनमेंट कहेंगे। और असाइनमेंट करने के बाद क्या होगा कि जिसके नाम पर आपने पॉलिसी ट्रांसफ़र की है या पॉलिसी दी है या जिसको अधिकार दिए हैं, अब वो आपकी तरह उन सारे बेनिफिट्स का हकदार हो जाएगा जो पहले बेनिफिट्स आपके पास थे या आप क्लेम कर सकते थे। यानी कि जिस तरीके से आप पॉलिसी क्लेम करने का अधिकार रखते थे पहले, अब वो सामने वाला पर्सन जिसको आपने असाइन किया है, यानी कि असाइनी, उन सारे बेनिफिट्स को जो है वो क्लेम कर सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। और उसके अलावा जो है ये असाइनमेंट जो है वो एंडोर्समेंट के ज़रिए होगा, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम असाइन करते हैं, और एंडोर्स करके हम अपने अधिकार जो है वो सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और असाइनी जो है उन सारे बेनिफिट्स का मालिक बन जाता है। तो ये था असाइनमेंट के बारे में कुछ बातें। अश्योर्ड हैविंग नो इंटरेस्ट कैन नॉट असाइन। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा पर्सन जो अश्योर्ड तो है लेकिन उसके पास जो है उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, जब उसका ही इंटरेस्ट नहीं है इंश्योरेबल, तो वो इसके अधिकार किसी सामने वाले को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा असाइनमेंट अगर हुआ है मान लीजिए, तो इस असाइनमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपका असाइनमेंट आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, तभी आप उससे रिलेटेड अधिकार जो है पॉलिसी से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो असाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो था असाइनमेंट से रिलेटेड बात। अब बात करेंगे वारंटीज़ की। वारंटी क्या होती है? वारंटी इज़ जस्ट लाइक अ कमिटमेंट जो अश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को देगा, और एक तरीके से उसको श्योरिटी देगा, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, कि ये पर्टिकुलर जो है चीज़ होगी, ये पर्टिकुलर काम होगा, ये पर्टिकुलर घटना होगी या नहीं होगी, राइट। जिस तरीके से अब दुकानदार, आप देखिए कि दुकानदार जो है वो कस्टमर को एक वारंटी देगा ना अपने प्रोडक्ट की, कि आप प्रोडक्ट लेके जाइए, ख़राब हो जाएगा तो हम 6 महीने में, 2 महीने में या 1 महीने में इसको रिपेयर कर देंगे। अब यहाँ वारंटी दुकानदार दे रहा है कस्टमर को, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में वारंटी कौन दे रहा है? जो एश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, वो अपने इंश्योरेंस कंपनी को वारंटी दे रहा है कि ये पर्टिकुलर जो है कंडीशन पूरी होगी, वारंटी पूरी होगी, और उसके आधार पर ही इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो इंश्योरेंस करने को तैयार होगी। और मान लीजिए अगर ऐसा जो कथन दिया है किसने, एश्योर्ड पर्सन ने, अगर वो अपनी बात से मुकर जाता है, यानी ये वो काम नहीं करता या वो घटना नहीं होती या वो जो भी उसने कमिटमेंट किया है वो पूरा नहीं होता, तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी से बाहर हो जाएगी, अपनी लायबिलिटी को छोड़ सकती है और वो अपने लायबिलिटी से मुक्त हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन है वो अंडरटेकिंग देता है कि सम पर्टिकुलर थिंग विल और विल नॉट हैपन, विल नॉट बी डन। तो या तो ये घटना होगी या ये चीज़ होगी, ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब शिप का ऑनर एक वारंटी देगा कि जब हम शिप चलाएंगे तो वो शिप बिल्कुल ही अच्छी अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके सारे इक्विपमेंट्स बढ़िया होंगे, सी वर्दीनेस होगी, और वो टूटा फूटा नहीं होगा, और वो इतनी जो यात्रा के लिए शिप जा रहा है वो उस यात्रा को पूरा निभा पाएगा, पूरा कर पाएगा। तो इस तरीके की वारंटी शिप का ऑनर इंश्योरेंस कंपनी को देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो ऐसा कहता है लेकिन बाद में शिप जो है उतना
कैपेबल नहीं है उस वोयाज के लिए, उस यात्रा के लिए या उतने टाइम के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी से फ्री हो सकती है, क्योंकि उसने उस वारंटी के आधार पर ही इंश्योरेंस किया था। ठीक है, अब चलेंगे वारंटी कितने टाइप की होती है। देखिए, वारंटी दो टाइप की होती है, कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जैसा कि हम कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे दो तरीके के होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेम वारंटी का भी केस है। एक्सप्रेस वारंटी जो होगी वो वर्ड्स में होगी और रिटर्न में होगी, और आपका एक अलग से या तो पॉलिसी के ऊपर मेंशन किया जाएगा उसके बारे में, एक्सप्रेस वारंटी के बारे में, या फिर अलग से पेपर उसके साथ अटैच करेंगे पॉलिसी के साथ। और एक्सप्रेस वारंटी में बहुत सारी बातें आती हैं। फॉर एग्जांपल, शिप कब चलेगा, शिप का टाइमिंग क्या है, शिप की यात्रा कितने समय की है, क्रू मेंबर्स कौन कौन है, शिप शिप के बारे में, और जो बेसिक डिटेल्स होती हैं उसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस वे में बताई जानी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल क्लियरली वर्ड्स के थ्रू बतानी होंगी, और कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं भी बताई जाए, जो मेंशन नहीं भी की जाए, तो ये मान लिया जाता है कि वो होनी चाहिए, और वो है, तभी इंश्योरेंस कंपनी आगे बढ़कर आपका जो रिस्क है वो कवर करने को तैयार होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड में इस बात पे डिफरेंस है कि एक्सप्रेस वारंटी है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल है, इम्प्लॉयड है तो लायबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही केस में अगर ब्रीच होता है एक्सप्रेस या इम्प्लॉयड वारंटी, दोनों में से किसी चीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी विड्रॉ कर सकती है। ठीक है। एक्सक्यूज फ्रॉम ब्रीच ऑफ वारंटी। मान लीजिए मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत एश्योर्ड पर्सन अगर अपनी गारंटी को ब्रीच करता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो विड्रॉ कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट से हट जाएगा। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ एक्सक्यूजेज हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पर वो इस चीज़ की उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, मतलब वो पीछे नहीं हट सकता। वो क्या क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि एश्योर्ड पर्सन चाहे तो भी वारंटी पूरी नहीं कर पाएगा, इन दैट केस वो लायबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ब्रीच ऑफ वारंटी तो हुआ, लेकिन वो ब्रीच उसकी कंट्रोल के बाहर के वजह से हुआ, वो उसके इंटेंशन की वजह से नहीं हुआ, वो चाहता नहीं था कि ब्रीच हो। राइट, सो देयर आर सम सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, और उस केस में इंश्योरेंस कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती, उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा और अपनी लाइबिलिटी को पूरा करना होगा। दूसरी बात है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लॉस नहीं हुआ, उससे पहले वारंटी ब्रीच हो गई, लेकिन वो रेमेडी भी साथ के साथ हो गई। तो अब ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी इस बात को मुद्दा बनाए कि देखिए ब्रीच हो गया है, अब तो हम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे, या ये लॉस जब भी होगा कवर नहीं करेंगे। लेकिन लॉस से पहले ही अगर मामला सारा रफा दफा हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। ठीक है। लॉस के समय अगर मान लीजिए ऐसा होता है ना, लॉस हुआ है, ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से हुआ है, और कहीं उसकी इंटेंशन के ऊपर डाउट है, तो फिर तो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक पॉइंट सही बैठता है और वो इस बात से पीछे हट सकती है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो वो उसको अपनी लायबिलिटी पूरी करनी होगी। थर्ड वन इज इंश्योरर कैन वेव द ब्रीच ऑफ वारंटी। अब वेव का मतलब छोड़ देना, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, अगर ब्रीच हो भी गया तो हम इसको ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, हम आपका लॉस जो है वो सारा कवर कर देंगे। जब उसने अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया है, तो बाद में वो ये कह के नहीं अपनी बात से हट सकती कि नहीं हम तो आपका जो है लॉस कवर नहीं करेंगे, हम आपको कवरेज नहीं देंगे, या आपने ब्रीच किया है इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। अगर आप छोड़ ही रहे हैं इस बात को, जब आपने उस चीज़ को बॉदर किया ही नहीं है, तो फिर बाद में आप उस अपनी बात से नहीं बदल सकते ना। तो ये तो थे कुछ एक्सक्यूजेस कि आप कब ब्रीच होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा और इंश्योरेंस कंपनी बाकायदा लायबल होगी। एक्सप्रेस वारंटी और इम्प्लाइड वारंटी की जब हम जहाँ तक बात करें, तो एक्सप्रेस वारंटी जो है वो मे बी इन वर्ड्स, इन रिटन फॉर्म, ऑन ए स्पेशल पेपर, सेपरेट पेपर अटैच्ड विद द मेन ओरिजिनल पॉलिसी, और इट शुड बी मैंशनड ऑन द पॉलिसी। यानी कि पॉलिसी में मैंशन भी हो सकता है, अलग से पेपर भी अटैच कर सकते हैं, वर्ड्स में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। इसे हम एक्सप्रेस वारंटी कहते हैं। इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे शिप की बात करें तो शिप का टाइमिंग, डेट, डेस्टिनेशन, डिपार्चर का समय,
और वोयाज के बारे में डिटेल्स, वो बेसिक सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्रेस वारंटी में आ जाएंगी। आपका शिप का नेशनैलिटी क्या है, अब शिप न्यूट्रल है या नहीं है, किसी एनिमी कंट्री के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं, कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस वारंटी में आएंगी। ठीक है। अब इम्प्लॉयड वारंटी की हम बात करेंगे तो वारंटी ऑफ न्यूट्रलिटी, अभी तो वारंटी ऑफ न्यूट्रलिटी कहाँ थी, एक्सप्रेस में थी, लेकिन न्यूट्रलिटी की जो वारंटी है वो आपने दे दी, आपने बता दिया कि शिप न्यूट्रल है, लेकिन उस न्यूट्रलिटी को प्रूव करने से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो आपने बनवाए हैं, क्या वो पूरे हैं, क्या वो पेपर ट्रू हैं, फेक तो नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में इम्प्लाइड कंडीशन है। यानी न्यूट्रलिटी की जो गारंटी है तो एक्सप्रेस गारंटी में आ रही है, वारंटी में आ रही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो पेपर वर्क है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तैयार करना, तैयार करके रखना, और उनको उसकी जो पेपर उसकी न्यूट्रलिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, जो प्रूव करेंगे, क्या वो पेपर वर्क आपने किया है, उसको बनाना, इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड जो भी तैयारी है या प्रोसीडिंग है, वो इम्प्लाइड वारंटी के अंतर्गत आती है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी के अलावा जैसे नेशनैलिटी की मैं बात कर रही थी, तो शिप का नेशनैलिटी क्या है, शिप का किस नेशन से, किस कंट्री से रिलेटेड है, ये चीज़ें भी एक्सप्रेस हैं, ये गारंटी आपको पहले से ही क्लियर करना होगा। वारंटी ऑफ गुड सेफ्टी, तो सेफ्टी की बात है तो ऑब्वियसली आप जिस सामान को लेकर जा रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है, या जिस शिप में जा रहे हैं वो शिप की सेफ्टी के क्या मेजर्स अपनाए गए हैं, क्या वो सारी चीज़ें भी आपको एक तरीके से हम वारंटी में मानकर चलेंगे कि वो वारंटी भी होनी चाहिए, किसकी पार्ट पे, एश्योर्ड के पार्ट पे। अब बात आती है वारंटी ऑफ सी वर्दीनेस ऑफ शिप। शिप सी वर्दीनेस के साथ कैसे कनेक्ट करता है, सी वर्दी है या नहीं है, मतलब सी में उतारने लायक है या नहीं है, चलाने लायक है या नहीं है, वो उस यात्रा पर जाने लायक है या नहीं है, कहीं कोई पहले कुछ एक्सीडेंट वगैरह होकर शिप में कोई खामी, कोई कमी तो नहीं आ गई है, क्या शिप उतना सामान, जितना सामान वो लोड हो रहा है उस पर या हो चुका है, उसके साथ यात्रा करने में सफल हो पाएगा, मतलब सफलता का मतलब ये है कि अभी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, कोई लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बिल्कुल फिट है या नहीं है, उसकी फिटनेस के बारे में जो है वो एक इम्प्लाइड वारंटी के तौर पर देखा जाता है कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि अगर आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसे देख के चलेंगे कि आपका शिप बिल्कुल ओके कंडीशन में होना चाहिए। और सी वर्दीनेस का मतलब होता है कि चलाने लायक है, ले जाने लायक है, वोयाज के साथ, इतने लोगों के साथ, पैसेंजर्स के साथ, इतने उसके इक्विपमेंट्स वगैरह की फिटनेस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लाइड वारंटी के अंतर्गत आती हैं। नो इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स आर सी वर्दी, गुड्स के बारे में गुड्स सी वर्दी हैं या नहीं है, ये इम्प्लाइड वारंटी में नहीं आता। हालांकि इसमें हमें ये बात भी क्लियर करनी चाहिए कि जब भी हम गुड्स लेकर जा रहे हैं, गुड्स की पैकिंग कैसी है, लीकेज तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक्सप्रेस तरीके से हमें बताना पड़ेगा कि गुड्स जो है बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनकी अच्छे से पैकिंग की गई है, कोई लीकेज का सीन नहीं है, कोई डेंजरस गुड्स नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके या पूरे शिप को जो खतरे में डाल सके, ऐसा नहीं है। ये इम्प्लाइड में तो नहीं आता, बट ऑब्वियसली ये एक बेसिक वारंटी ज़रूर माना जाएगा। और उसके अलावा फिर आ जाती है हमारी वारंटी ऑफ लीगैलिटी। अब ये लीगैलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके एडवेंचर से, वो यात्रा से रिलेटेड है। आपकी यात्रा जहाँ से शुरू करके आप जहाँ जा रही है, तो आपका जो यात्रा है, जो वोयाज है, वो इलीगल तो नहीं है, कहीं कहीं कोई आप इलीगल काम करने के लिए तो नहीं जा रहे हो। आपकी यात्रा का जो मकसद है वो क्या है, तो वो लीगैलिटी का मतलब यहाँ पर उस एडवेंचर, उस यात्रा से है कि वो लीगल है या नहीं है, वो वारंटी भी हमारी इम्प्लाइड वारंटी में आएगी। ठीक है। तो मेन जो हमारी इम्प्लाइड वारंटी हैं वो हैं एक सी वर्दीनेस से रिलेटेड, एक हमारी लीगैलिटी से रिलेटेड, और एक और आएगा, वो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन वो वोयाज के अंदर मेंशन है। जब हम ये टॉपिक करेंगे तो इसके अंदर आएगा, मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ। वो डेविएशन कोड लेकर है। आप जब शिप के ज़रिए
अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो अब यात्रा पहले से डिक्लेयर करते हैं कि आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, आपका रूट क्या होगा, और आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, और बीच में कौन कौन सी पोर्ट्स आएंगे, कहाँ कहाँ आप रुकेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो एक्सप्रेस वारंटी का पार्ट होती हैं। लेकिन अगर आप डेविएशन कर लेते हो, आप रास्ता बदलते हो, आप रूट बदल देते हो, तो ये अनटिल अनलेस कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस ना आ जाए कि आपको रास्ता या रूट बदलने के लिए मजबूर होना पड़े, अदरवाइज़ आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेविएट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा डेविएशन करते हैं तो ये गलत माना जाएगा, आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी लायबिलिटी से पीछे हट सकता है। तो ये खैर हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में अभी करने वाले हैं। मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी वारंटी है। अब हम चलेंगे वोयाज पे। वोयाज का मतलब यहाँ पर आपका यात्रा से है, आप किस स्थान से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा, और कहाँ पर आपको डेस्टिनेशन कहाँ है आपका, वहाँ तक का जो भी सीन रहेगा उसे हम वोयाज कहेंगे। और ये वोयाज जो है वोयाज पॉलिसी के अंतर्गत जो है कवर होता है। ऐसी पॉलिसी जो एक पर्टिकुलर यात्रा को लेकर ली जाती है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत, जो टाइप है पॉलिसी का वोयाज पॉलिसी कह सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर जगह को कवर करती है कि आपने मुंबई से चलकर अगर सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, कहीं और जाना है, किसी और कंट्री में जाना है, इवन आपने अपने ही देश में एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जाना है, तो वो रूट और उसका डेस्टिनेशन और बीच में कौन कौन सी जगहें आएंगी, कहाँ आप लैंडिंग करेंगे, कहाँ आपका रीशिपिंग होगा, कहाँ आपका लोडिंग अपलोडिंग होगा, तो ये सारी चीज़ें वोयाज पॉलिसी के अंतर्गत डिसाइड होती हैं। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। अब आपका वोयाज पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क कब स्टार्ट माना जाता है? जिस समय आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बनते ही यात्रा स्टार्ट हो जाए, पर हम ये मानकर चलते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसके बनने के रीज़नेबल टाइम के अंदर अंदर हमारी यात्रा शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो ये है कि एश्योर्ड जो है उसको ये भी इंश्योर करना है कि यात्रा में अननेसेसरीली डीले ना हो। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसके विद इन रीजनेबल, जैसे टाइम मैंने बोला, अननेसेसरीली डीले नहीं होना चाहिए। डीले हो तो कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जो आपके कंट्रोल के बाहर हों, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी ने अपना विड्रॉ कर लेगी और कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाएगी। ऑल्ट्रेशन ऑफ पोर्ट ऑफ डिपार्चर। मान लीजिए आपने मुंबई से चलना है, आपका वोयाज पॉलिसी में ये डिसाइडेड है कि आपने मुंबई से यात्रा आपकी दुबई तक या सिंगापुर तक होनी है, तो आपका जो स्थान है यात्रा करने का स्थान, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मुंबई। लेकिन बाद में क्या किया आपने, मुंबई के बजाय जो है किसी और जगह से यात्रा स्टार्ट करी, तो इसका मतलब आपने डिपार्चर का जो पोर्ट है वो चेंज कर दिया अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं कर पाओगे, बाकायदा एक तो इसके रीज़न बताने पड़ेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और रीज़न नेचुरल होने चाहिए, सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए जो आपके कंट्रोल के बाहर हो, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। सेलिंग और डिफरेंट डेस्टिनेशन। अब जैसे हमने बोला ना कि मुंबई की बजाय आपने कहीं और से यात्रा स्टार्ट करी, सेम मुंबई से मुझे जाना है सिंगापुर, लेकिन सिंगापुर की बजाय मैं अपना जो है शिप मुंबई दुबई की तरफ लेके जा रही हूँ, तो इसका मतलब मैंने डेस्टिनेशन चेंज कर दिया, वो भी गलत है। तो डेस्टिनेशन चेंज भी नहीं करना है आपने, वो जो पॉलिसी में आपने मेंशन किया है उसी डेस्टिनेशन पर आप जाओगे। चेंज ऑफ वोयाज। अब यहाँ पर एक तो होता है ना कि यात्रा स्टार्ट करने से पहले ही डेस्टिनेशन आपने चेंज कर दिया, और एक हुआ कि यात्रा स्टार्ट हो गई लेकिन बाद में बीच में ही आपका माइंड चेंज हुआ और आपने जो है डेस्टिनेशन बदल दिया, और अब आप डेस्टिनेशन किसी और की तरह आपने अपना रूट बदल दिया। तो ये दोनों ही बातें ऑलमोस्ट सेम ही है। एक में आपने पहले किया, अपना डेस्टिनेशन बदल दिया, और दूसरे में आपने बाद में कमेंस कर दिया यात्रा, और उसके बाद आपने अपना जो है डेस्टिनेशन का पॉइंट बदल दिया। तो दोनों ही बातों में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये नेचुरल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर किसी ऐसी वजह है इसके पीछे जो आपका इसमें इंटेंशन ठीक नहीं लग रही, या आप जानबूझकर बदल रही हो बिना किसी जेन्युइन रीज़न के, तो यहाँ पर आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। डेविएशन की मैंने बात की थी, तो चेंज ऑफ रूट, आपने रूट चेंज कर लो। मान लीजिए आपने मुंबई से सिंगापुर जाना है, और उसमें जो रूट है उसमें उस रूट को छोड़कर आप डिफरेंट रूट से जा रहे हो, जबकि नॉर्मली जो रूट जाने का है वो, हालांकि देखो दो जगहों के बीच में रूट हो सकता है कहीं हो,
लेकिन नॉर्मली जो आप मेंशन करते हो पॉलिसी में रूट, आपको उसी रूट को फॉलो करना है, लेकिन आप रूट को अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए मौसम ख़राब है, या मान लीजिए उस तरफ कोई और दिक्कत आ रही है, कुछ एक्सीडेंट वाली सिचुएशन बन सकती है, तो इस तरीके के सर्कमस्टांसिस के अंतर्गत तो आप अपना क्या बदल सकते हो, रूट बदल सकते हो। लेकिन अदरवाइज आप नॉर्मल कंडीशन में डेविएट नहीं कर सकते रूट को। ठीक है, तो चेंज ऑफ रूट जो है वो उस समय इस चीज़ को ऐसे नहीं, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा उसको डेविएशन मानकर, और इंश्योरेंस कंपनी उससे अपनी लाइबिलिटी से पीछे हट सकती है। वो अलग बात है कि एक बार रूट बदलने के बाद वापस आप थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा मतलब समय के बाद आपने वापस वही रूट पकड़ लिया हो, लेकिन इस बात को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंसिडर नहीं करेगी और आपको रूट का डेविएशन मान के ही चलेगी वो। ठीक है, अब कई बार ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर रूट है या एक पर्टिकुलर हमारा वॉयज है वो डिज़ाइन किया गया कि हमने ऐसे जाना है और हमारा ये रास्ता है। हालांकि कई बार क्या होता है कि पॉलिसी में मेंशन नहीं किया आपने, लेकिन नॉर्मली लोग एक रूट पकड़ते हैं और ज़्यादातर जहाज़ उसी रूट से जाते हैं। तो एक ये कॉमन सेंस की बात है कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन नहीं भी अगर हुआ तो भी हमें वही रूट लेना चाहिए। ठीक है, और या तो है कि रूट आप उस पर मेंशन कीजिए तो आपको रूट वही लेना ही लेना है, और अगर मेंशन नहीं भी है तो जो कस्टमरी है, जो यूजुअली जो लोग रूट को चूज़ करते हैं, फिर आपको वही चूज़ करना है। ये नहीं है कि आप नॉर्मल रूट से हट के कोई और रूट लेंगे। सिवरल पोर्ट्स ऑफ डिस्चार्ज, कई बार क्या होता है कि हमारे रूट के अंदर, हमारे रास्ते में कई सारी बंदरगाहें आनी है, वहाँ हमें रुकना भी है, तो वो सारी बातें हमें क्लियर करनी है कि हम कौन कौन सी बंदरगाह पे जो हैं रुकेंगे, कितना कितना टाइम रुकेंगे, हमारे को वहाँ पे कितना टाइम लग सकता है, और हमारे रास्ते में कौन कौन सी पोर्ट्स आनी है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी बंदरगाह पे रुक जाते हैं जो आनी तो है रास्ते में, लेकिन हमारा उस पर रुकने का कोई भी इरादा नहीं था और वो हमने पॉलिसी में मेंशन भी नहीं किया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर नेम ऑफ द पोर्ट्स हमने मेंशन किया है पॉलिसी में तो हम उन्हीं पोर्ट्स पर रुक सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और दूसरी बात, अगर हम इसके अलावा किसी और पोर्ट पर रुकते हैं या फिर हम जोग्राफिकल ऑर्डर के तहत वहाँ से नहीं निकलते हैं, मान लीजिए आपने पोर्ट्स के नाम मेंशन नहीं किए, तो उस रूट में जो जो बंदरगाह आएंगी उस पर आप ऑब्वियसली आप वहाँ पे रुक भी सकते हैं, लेकिन वो जोग्राफिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। कि वो बात वही आ गई ना कि पर्टिकुलर रूट जो है वो नॉर्मली जो रूट लोग फॉलो करते हैं उसी को आपको फॉलो करना है, अनटिल अनलेस आपने उसको पॉलिसी में मेंशन ना किया हो। ऐसे ही यहाँ पे है, कौन कौन सी बंदरगाहें आएंगी उन सबको आप होकर वहाँ से चलोगे तो आप मेंशन कर दो। अगर आपने मेंशन नहीं भी किया, उन बंदरगाहों पर आप जो है जोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से ही जा सकते हैं, विदाउट सफिशिएंट कॉज जो है आप उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे। डिले इन वोयाज, अगर आपका यात्रा में लेट हो रहा है और वो लेट किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका जो डिले है वो कहीं ना कहीं आपके वजह से हुआ है, आपके कुछ ऐसा मतलब ऐसा रीज़न है जो जेन्युइन तो नहीं कहेंगे हम उसको, तो वो फिर एक तरीके से लॉफुल नहीं माना जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी जो है विड्रॉ कर सकती है। एक्सक्यूज़ फॉर डिले और डेविएशन।
तो हम कहाँ थे? डिले हमारा जो वोयाज में है वो जेन्युइन रीज़न की वजह से हो सकता है, अदरवाइज़ अगर कोई और रीज़न है तो हमें हमारा इंश्योरेंस कंपनी जो उसे विड्रॉ कर लेगा। एक्सक्यूज़ फॉर डिले और डेविएशन, तो एक्सक्यूज़ मैंने आपको बता ही दिया। अगर कोई स्पेशल हमने उसमें पॉलिसी में मेंशन किया है कि इस वजह से हमारा डिले होने के चांसेस हैं, या फिर वो हमारी कंट्रोल के बाहर है, या फिर हमारा जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी के तहत है, हमने ये बात मेंशन कर दी है। और उसके अलावा शिप की सेफ्टी के लिए भी हो सकता है हमने रूट चेंज किया हो या हमारा डिले हुआ हो, ठीक है, या किसी पर्सन की या ह्यूमन लाइफ को ख़तरे से बचाने के, मान लीजिए कोई बीमार हो गया है और आपको जो है थोड़ा टाइम किसी पोर्ट पे ज़्यादा रुकना पड़ा। ऑब्वियसली मौत और ज़िंदगी का जब सवाल होता है तो हम फिर पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते, हमें थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाकर काम करना पड़ता है। और इसके अलावा मेरिटरीज कंडक्ट ऑफ द मास्टर, तो कई बार ये भी होता है कि जो कैप्टन है या शिप के जो ऑनर हैं वो कुछ मिसबिहेव करते हैं, उसकी वजह से जो है डिले हुआ हो। तो हो सकता है वो डिले हमारे खुद की रीज़न की वजह से ना हुआ, कुछ ऐसे रीज़न भी हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। तो इस केस में हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ख़राब नहीं होगा, और हमारा जो भी लाइबिलिटी हमारे ऊपर आएगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवरेज देगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।